कल बहुत सारे देश में हम लोकतंत्र का संघर्ष बता दिए थे। ठीक है। बांग्लादेश का बताए थे? नहीं। तो बांग्लादेश से शुरू कर रहे हैं आज। बांग्लादेश में लोकतंत्र का संघर्ष कैसे हुआ? देखो, ये है भारत, इधर है पाकिस्तान, इधर है बांग्लादेश। पहले इसको बोला जाता था पहले पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था, लेकिन भारत इसको 1971 में मुक्ति दिलाएगा। ठीक है। काहे क्योंकि ये है इंडिया, इस तरफ है पाकिस्तान, इस तरफ है बांग्लादेश। पाकिस्तान में बोला जाता उर्दू भाषा, बांग्लादेश में बोला जाता था बांग्ला भाषा। जबकि पाकिस्तानी लोग कहता था कि तुम उर्दू ही बोलो, तो भाषा के कारण विवाद हुआ था। ठीक है। और ऊपर से ये लोग अपना दबदबा भी ज़्यादा बनाए रखता था इस पर। इसी कारण सोचा हम लोग अलग होके अपना देश ही अलग बना लेंगे। फिर भी बांग्लादेश आज इंडिया के खिलाफ उठता है। तो अंग्रेजों के समय बंगाल और असम से विभाजित करके पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मतलब ये बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ? पाकिस्तान का भाग है इसमें और असम का भाग है। ठीक है। 1947 से 71 तक, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसमें बांग्लादेश भी बना, मतलब पूर्वी पाकिस्तान भी बना। तो 1947 से 41 तक की पाकिस्तान का ही अंग था। लेकिन बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। ठीक है। बांग्लादेश में किसका दबदबा था? पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब इधर वाला का दबदबा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दबदबा था तो वहाँ का लोग फिर आवाज़ उठाएगा ना पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। तो वहीं पे एक आदमी थे जिनका नाम है शेख मुजीबुरुद्दीन। ठीक है। वो क्या किया, बांग्लादेश में जन आंदोलन का शेख मुजीबुरुद्दीन नेतृत्व किया कि हमको अपना एक अलग देश चाहिए। ठीक है। शेख मुजीबुरुद्दीन जब चुनाव लड़ा ना अवामी लीग से 1970 में, तो सारा पूर्वी पाकिस्तान जो है इसका सारा सीट जीत गया था। ये कौन? मुजीबुद्दीन। लेकिन फिर भी इसको मान्यता नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ कि ये है भारत और ये है पाकिस्तान, ये है बांग्लादेश। इधर शेख मुजीबुद्दीन अपना अलग देश की मांग कर रहा था, तो नहीं देने दे रहा था। तो यहाँ की जनता परेशान होकर क्या हुआ, भारत की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। तो देखा कि भारत में तो ऐसे समस्या हो जाएगा शरणार्थी का, विदेशी लोग का, घुसपैठ का। तो भारत बोला कि चलो हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश। फिर इंदिरा गांधी के समय 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसी युद्ध के बाद क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तो शेख मुजीबुद्दीन क्या किया, संविधान में संशोधन कराया। उसमें पहले था बांग्लादेश में संसदीय प्रणाली, जिसमें प्रधानमंत्री हेड था। अब उसकी जगह क्या बुला दिया वहाँ पे, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है ना, प्रेसिडेंटियल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ठीक है ना। इसमें प्रेसिडेंट का रूल होता है, राष्ट्रपति का, इसमें प्रधानमंत्री का। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का, अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रेसिडेंट का रूल होता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल बुला लिया है। तो बांग्लादेश में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ 1990 में, कि बांग्लादेश तो 1971 को आज़ाद हो गया। 25 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था, याद रखना बांग्लादेश 25 मार्च 1971 को। तो 1971 में, फिर 1990 में क्या हुआ, जो सैनिक कमांडर था इरशाद जो सैनिक कमांडर था, वो हथिया लिया सत्ता। क्या हथिया लिया था, लेकिन फिर उसके मतलब बहुत पहले ही हथिया लिया था सत्ता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसको 1990 में छोड़ के भागना पड़ा। फिर 1991 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ, जिसमें बहुदलीय पार्टी के आधार पर चुनाव हुआ, तब लोकतंत्र आया। तब बांग्लादेश में भी सैन्य तख्ता पलट कभी कभार होते रहता है। तो क्या क्या सीख मिला हमको इससे
सीख मिला, यही सीख मिला है कि 1941-47 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पश्चिमी था। पाकिस्तान का अंग था। बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। इस दबदबा से जनता परेशान होके एक नेतृत्व किया। कौन? शेख मुजीबुर्रहमान। शेख मुजीबुर्रहमान ने नेतृत्व किया था। इसके सपोर्ट में कौन आया? भारत। तब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। कब? 1971 में। इसी युद्ध के बाद क्या हो गया? बांग्लादेश आज़ाद हो गया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया कब? 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश तो आज़ाद वही हुआ। 1971 में पाकिस्तान से वही वॉर हुआ था बस इंडिया का। तो पाकिस्तान हार गया था। तो वॉर हुआ, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस समय प्रधानमंत्री कौन था भारत का? इंदिरा गांधी। उसके बाद क्या हुआ? जब शेख मुजीबुर्रहमान फिर राष्ट्रपति बना फिर संविधान में संशोधन कराया तो इसके पास दो ऑप्शन था। पहले से बांग्लादेश में चला था संसदीय प्रणाली जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। उसके जगह पे कौन सा ऑप्शन अपनाया? अध्यक्षात्मक प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो ये वाला प्रणाली अपनाया। बस इतना याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के बगल में ही नीचे में क्या है? भारत है ये। यहाँ पर क्या है? मालदीव, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो इंडिया का पार्ट है। इसमें अरब सागर में है मालदीव। तो 1965 में जो है मालदीव भी आज़ाद हुआ। 1965 में वहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, ठीक है। तो 1968 में फिर मालदीव 65 में आज़ाद हुआ। तो 1968 में मालदीव क्या बना? गणतंत्र बना। और यहाँ पे कौन सा प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन। मतलब यहाँ पर भी कौन प्रमुख होगा? प्रेसिडेंट प्रमुख होगा। फिर 2005 में यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली अपनाया गया। खैर बांग्लादेश मालदीव के बारे में उतना नहीं पूछता है, उतना याद रखो जरूर। भूटान के बारे में पूछता है कि भूटान अपना संविधान कब लागू किया था। बस यही डेट याद रखना, 2008 में। भूटान में दो तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे संविधान वाला भी सिस्टम है और राजा, लोकतंत्र भी है, राजा भी है। दोनों टाइप का सिस्टम में यहाँ पे भूटान में याद रखना है। राजा भी शासन करता है, लोकतंत्र भी है, ठीक है, भूटान में। अब आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का क्या है? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। जिस साल नेपाल अपना संविधान बनाया, ऐसे याद कर सकते हो, या फिर भारत आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद। श्रीलंका का क्या कहानी है? श्रीलंका आज़ाद हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। श्रीलंका में कोई सैनिक शासन ये सब लफड़ा नहीं है, ना ही कोई ऐसा शासन वाला लफड़ा है कि वहाँ पे एक ही दल शासन कर रहा है जैसे साम्यवादी चाइना की तरह। ना ही श्रीलंका में ये लफड़ा है कि वहाँ पे राजा का शासन है। तो फिर लफड़ा क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र के बावजूद जातीय संघर्ष का शिकार बना। मतलब पूछेगा श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है? जातिवाद, जातीय संघर्ष। देखो श्रीलंका में 2 जाति रहता है मेनली, एक सिंहली जाति, एक तमिल जाति। लोकतंत्र वहाँ पे सफल है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के नीचे जितना भी देश है सबसे सफल लोकतंत्र वहाँ पे भारत के बाद श्रीलंका में है। लेकिन क्या समस्या आ रहा है यहाँ पे? सैन्य शासन ये सब नहीं लगता है। क्या समस्या है? जातीय संघर्ष। देखो एक सिंहली जाति है श्रीलंका में, एक तमिल जाति है। जो सिंहली जाति है तो श्रीलंका का मूल निवासी है, श्रीलंका में पैदा लिया, मेन श्रीलंका का ही है। जो तमिल जाति है वो क्या हुआ था कि ऊपर में भारत है तो भारत से आके नीचे श्रीलंका में बसा, उसी को बोलते हैं तमिल जाति। भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र से निकल के कहाँ बसा? श्रीलंका में। अब क्या है कि हर चीज़ में सिंहली तो चाहेगा कि हमारा देश है तो हमको ज़्यादा पावरफुल मिले, शक्ति मिले, बेनिफिट मिले। इसी कारण इस दोनों में क्या होता है? विवाद। जब विवाद हो जाएगा तो 1963 में LTTE नाम का एक संगठन बना था, तमिल संगठन, तमिल वहाँ का जो जाति है वो बनाता है। LTTE लिबरल
टाइगर ऑफ तमिल एलम, लिबरल टाइगर ऑफ तमिल एलम। एलम। उसके बाद भारत सरकार भी थोड़ा क्या करता है, दोनों में शांति का रहता है। शांति कराने का प्रयास करता है, इंटरेस्ट करता है, आप तमिल का पक्ष लेना शुरू करता है। 1987 में भारत भी इसमें शामिल हो जाता है। या ये थोड़ा हम भी देखते हैं। भारत अपना सेना भेज भी दिया था, लेकिन फिर दोनों के मध्य समझौता होता है तो भारत अपना सेना वापस मतलब युद्ध बुला के लिए। लेता है। युद्ध के लिए नहीं, मतलब तमिल लोगों को लेना वहाँ पे, ठीक है, भारतीय तमिल को। तो वापस आ जाता है, देखो तो ठीक है। तो ये हो गया। तो श्रीलंका के बारे में क्या याद रखना है, यहाँ पे जातीय संघर्ष है, लोकतंत्र सफल है, लेकिन यहाँ पे मामला क्या है, जातिवाद का, जातीय संघर्ष का। किसके बीच, सिंधी के बीच और तमिल के बीच। तो तमिल ने क्या बनाया था 1963 में अपना मांग रखने के लिए, LTTE, लिबरल टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। अब भारत इस मसला में कब शामिल हुआ, 1987 में। अच्छा, तो LTTE ही ना राजीव गांधी को मरवा दिया था। नहीं, हाँ ये मना था। हाँ, चलो चेक करेंगे, वो तुम बोल रहा ही था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि जैसे रूस ना, रूस पहले बहुत बड़ा था, इसको बोलते थे USSR, ठीक है। लेकिन क्या हुआ 1991 में रूस पूरा टूट गया। अभी वर्तमान रूस इतना बड़ा है, फिर भी तो बहुत बड़ा ही है। तो जब रूस टूटा ना, तो इससे 15 वो जो है गणराज्य क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, मतलब 15 राज्य स्वतंत्र हो गया। रूस में क्या है, साम्यवादी शासन है, वहाँ पर भी सोशलिज्म है, ठीक है। लेकिन जैसे सोशलिज्म कम्युनिस्ट लगभग एक ही तरीके का होता है, उसमें कि फिर भी अंतर होता है। जैसे चाइना में था साम्यवादी और रूस में है समाजवादी, ठीक है। तो जब ये रूस टूटा ना, पूरे रूस में, पहले पूरा रूस तो USSR था, तो यहाँ पे समाजवादी शासन था, एक ही दल का जो शासन है उसका नाम है समाजवादी था। लेकिन जब ये पूरा टूटा तो इसमें से 15 वो राज्य निकला। कब, 1991 में। कब राज्य निकला, 15। इसमें से 15 राज्य में से 15वें राज्य में क्या हो गया, गणतंत्र या लोकतंत्र स्थापना हो गया। तो कितना क्या हो गया, एक देश पूरे विश्व में महान मतलब परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 1991 में जब सोवियत संघ यानी कि USSR का विघटन हुआ तो कुल कितना गणराज्य स्वतंत्र हुआ, 15। और सब में क्या आने लगा, लोकतंत्र, ठीक है। अच्छा, तुमसे कभी कोई पूछेगा बताइए विश्व का कौन कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे लोकतंत्र भी नहीं है, इसे तो बहुत सारा है जहाँ पे नहीं, लेकिन जो फेमस याद रखने से चीन में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि अभी भी एक ही दल का शासन है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम में भी नहीं है। सऊदी अरब में किंग है, कुल क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में भी क्या है, किंग है। नॉर्थ कोरिया तो पता ही, तानाशाह है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में तो पता ही है क्या है, तानाशाह है। तो ये सब याद रखना है। तुमसे पूछे कि अभी जो लोकतंत्र हमको बहुत सारे देश में दिखाई पड़ता है, तो ये लोकतंत्र का विस्तार का वर्तमान चरण कब से आरंभ माना जाता है, तो 1980 से। मतलब 1980 से लगभग बहुत सारे देशों में क्या दिखाई पड़ने लगा, लोकतंत्र दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। ये तो हो गया था। अच्छा, जब इतना लोकतंत्र हम वर्तमान समय में देखें, ठीक है, तो लोकतंत्र क्या प्राचीन समय में था, नहीं था। तुमसे अगर सवाल पूछे कि 6ठी सदी ईसा पूर्व जो है 6 BC, ये बुद्ध काल माना जाता है, महाजनपद काल माना जाता है भारत में। इस समय भारत में लोकतंत्र था, वो भी हम लोग के क्षेत्र में गंगा घाटी में। तो वहाँ पे बहुत सारा गणराज्य था। तो किन किन गणराज्य में लोकतंत्र शासन व्यवस्था था, क्या सवाल है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध काल में गंगा घाटी में किन किन गणराज्य में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का प्रमाण मिलता है, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र था।
ऐसे तब बोला ही जाता है विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ का कहीं पड़ता है, भारत। वैशाली के लिच्छवी। हम लोग के जो वैशाली वहाँ पे लिच्छवी वंश का शासन था। उसके अलावा भी और था, कपिल वस्तु के शाक्य, यहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के शाक्य। सुभार पर्वत में प्रांत, अल्पकल्प के बोली, पृथ्वी वन के मौर्य, मिथिला के जो विदेह राजा है वहाँ पर भी लोकतंत्र था, मिथिला के विदेह में। केरुपूत का कलाम, राम ग्राम, कुशीनारा के मल, यहाँ पे शायद भगवान जैन का संबंध है इससे। अब वैशाली के लिच्छवी तो है ही विश्व का पहला लोकतंत्र, लेकिन क्या मगध के पाटलिपुत्र में था लोकतंत्र? तो बोलोगे नहीं, मगध पे तो शासन किया है ना अशोक के साथ, चंद्रगुप्त तो राजा ना था, लोकतंत्र थोड़ी ना वहाँ पे। तो फंसाता है ऑप्शन, तो वहाँ पे नहीं था। अब इसको याद कैसे रखे इतना तो को? अशोक ये सब एक बात पूछे, वो अशोक राजा ये सब- था। हाँ सुनिए तो आपको अशोक ये सब क्या? तो यहाँ पे जो है इसको कैसे याद कर सकते हैं? पीमी सुवाकारा वैशाली, पीमी सुवाकारा वैशाली। पी मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी वन के मौर्य। मी मतलब क्या हो जाएगा? मिथिला के विदेही। सु मतलब क्या हो जाएगा? सुमार पर्वत के प्रांत। अ मतलब क्या हो जाएगा? अल्पकल के बोली। क मतलब क्या हो जाएगा? कुशीनारा के मल। र मतलब क्या हो जाएगा? राम ग्राम। क मतलब क्या हो जाएगा? केरपुट के कलाम। अब वैशाली से क्या हो जाएगा? वैशाली के लिच्छवी। एक दो बार पढ़ेगा नहीं अपने याद हो जाएगा। ठीक है। क्या मगध में के पाटलिपुत्र में था नहीं। लोकतंत्र? नहीं, वहाँ अशोक राजतंत्र राज था। किया था। तो यही है कि देखो भारत में दिखाई पड़ा कि नहीं। और प्राचीन समय में ग्रीक में भी लोकतंत्र था। ग्रीक जिसको एथेंस बोलते हैं, यहीं से तो लोकतंत्र शब्द का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर भी था डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर है कि प्राचीन समय में लिच्छवी गणराज्य था ना, जो विश्व का पहला लोकतंत्र है। तो वहाँ पे तो एक राजा नहीं होगा। जब लोकतंत्र है तो बहुत सारा आदमी होगा, मतलब राज्य के रूप में शासन करेगा, लेकिन बहुत सारा मिलकर सब कोई फैसला लेगा ना, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तब प्राचीन समय में जो लिच्छवी गणराज्य में जो केंद्रीय समिति था, जो वहाँ का शासन चलाने के लिए कितना कितना प्रतिनिधि होता था वहाँ पे, तो 1707 राजा। मतलब 1707 राजा बैठेगा एक साथ और तब किसी बात पे फैसला होता था। अभी 1707 डाटा कैसे याद रख सकते हैं? तो तुम 1707 समझो, इसी समय औरंगजेब का मृत्यु भी हुआ था 1707 में। हाँ। तो इसे याद कर सकते हो कि 1707 राजा जो है लिच्छवी गणराज्य में बैठ के क्या करता? फैसला लेता किसी भी मुद्दे पे। समझ में आया? लोकतंत्र के विभिन्न चरण, मतलब कि लोकतंत्र के विभिन्न चरण का अब देखते हैं। जरूरी नहीं कि दुनिया में सारा कोई एक ही बार में लोकतंत्र हो गया, कोई पहले हुआ, कोई थोड़ा लेट हुआ। तो पहला सवाल है कि वह देश बताओ जो 1900 से 1950 के मध्य लोकतांत्रिक देश बना। 1900 से 1950 के मध्य फ्रांस, यूके, अमेरिका, ये लोग इसी बीच में लोकतंत्र बन गया। भारत भी तो 1950 तक में बना। 47 में यार 47 में आजाद न हुआ, लोकतंत्र कब बना? लोग 1950 में जब संविधान स्थापित हुआ। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर मिस्र, ब्राज़ील, फिर यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब 1900 स्विट्जरलैंड में भी था लोकतंत्र था। तो यहाँ पर ये सब लोकतंत्र बना। कैसे याद कर सकते हैं? तो ग्रुप कर करके याद करो कि 1900 से 1950 के याद करने का ट्रिक है ग्रुप कर करके। फुआ, पहले फुआ याद कर लो। एफ से फ्रांस, यू से यूके, ए से अमेरिका। अब फिर ये देखो भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब हमेशा क्रिकेट में सुनता है ना। तो इसका पाकिस्तान का भी तो सुनते हैं, तो पाकिस्तान को हटा दो उसमें से। पाकिस्तान लोकतंत्र कब हुआ? पाकिस्तान भी हो गया था लोकतंत्र, भी लोकतंत्र हुआ था, बाद में हुआ थोड़ा सा 1950 के बाद ही। फिर मिस्र, ब्राज़ील, मिस्र, ब्राज़ील, तो एम भी याद कर लो। और फिर ये सब देखो नाम, ये सब ठंडा देश का नाम है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। तो जिसमें भी ड है ना,
वो भी सब 1900 से लेके 1950 के बीच लोकतंत्र अच्छा। हुआ, इसे याद कर लो। लेकिन चाइना नहीं, चाइना बाद में हुआ, रसिया पाकिस्तान ये सब बाद में। चाइना का ये सब लोकतंत्र चाइना है तो ही हुआ नहीं, ही कहाँ। हुआ ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं। रसिया लोकतंत्र नहीं है। नहीं है, इसको भी वो बोलता है लोकतंत्र है हम, लेकिन उसको नहीं माना जाता है। काहे से? जाके गूगल पे सर्च कर लेना, उसको बहुत डिबेट होता है उसके ऊपर। उन देशों को बताओ जो 1950 1975 के मध्य लोकतंत्र हुआ, तो इसमें भी भारत को रख सकते क्योंकि 1950 में ही एग्जैक्ट हुआ था। अब प्लस स्पेन और ग्रीस को रख दो इसमें, तो ग्रीस में तो ग्रीस है, ग्रीक नहीं ग्रीस है। स्पेन में हुआ तो 1975 में लोकतंत्र, और ग्रीस में 1975 में, इसमें भी। फिर बोल रहा है कि उस देश का पहचान करो जहाँ 1975 से 2000 के बीच लोकतंत्र स्थापना हुआ। तो रूस 1991 में बहुत सारा देश का भी पतन हुआ, तो इसमें से बहुत सारा देश निकला, तो वहाँ कुछ लोकतंत्र हुआ। दक्षिण अफ्रीका 1994 में हुआ, ठीक है। तो चलो अब बता सकता है बिना देखे कौन कब लोकतंत्र हुआ। उस देश का बताओ नाम जो 1900 से लेके 1950 के बीच लोकतंत्र हुआ था। हुआ अब पहले बताए थे फ्रांस। हुआ फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका, फिर क्रिकेट क्रिकेट, वाला देश सब भारत, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, श्रीलंका, बस। और यही था, हाँ, ठीक है। ठंडा अब देश फिर उसके बाद भी बताए थे, मिस्र और ब्राजील। ब्राजील। फिर उसका ठंडा देश बताए थे जिसमें ड है, स्वीडन, डेनमार्क, डेनमार्क, नॉर्वे, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। कनाडा और स्विट्जरलैंड। ये हो गया। अब बताओ कि कौन कौन सा ऐसा देश है जो 1950 से 2000 के बीच लोकतंत्र, 75। सॉरी 1950 1975 के बीच लोकतंत्र हुआ। इंडिया इसमें भारत को तो रख ही सकते कि भी हुआ था 1950 में। 75 में 2 हुआ था जिसका ट्रिक है GS, G मतलब ग्रीस, S मतलब स्पेन। ये दोनों 1975 में हुआ था। अब तुमसे पूछिए कौन सा ऐसा देश है जो कि 1975 से लेके 2000 के बीच लोकतंत्र हुआ। तो 1991 में किसका विघटन हुआ था? USSR का। तो वहाँ से 15 वो लोकतंत्र देश निकला था विघटन होके, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका को भी याद रखना 1994 में हुआ था, बस, ठीक है। तो ये हुआ था। अच्छा अभी तक जो तुम देखा, अच्छा ये बता 1991 में विघटन होने के बाद कितना गणराज्य स्वतंत्र होकर लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपनाया? रसिया में 15। 15। अच्छा ये बताओ कि लोकतंत्र का विकास जो है किस तरीके से होता है? क्रमिक रूप से, यानी कि ऐसा ही नहीं कि डायरेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। किसी भी देश में क्या होगा? धीरे धीरे। धीरे धीरे होगा मतलब, ठीक है ना। तो क्रमिक रूप में विकास होता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेजुअल इंक्रीजिंग। तुमसे पूछे कि राजतंत्र को हटा के कहाँ पे लोकतंत्र स्थापना हुआ, इसका एग्जाम्पल कहाँ देखें? नेपाल। नेपाल। सैनिक शासन को हटाकर कहाँ पे हुआ था, यानी कि सैन्य तख्ता पलट करके सैनिक शासन को हटा के? पाकिस्तान। चिली में भी क्या हुआ था? साल्वाडोर आएंगे था। हाँ, और पिनासो पिनासे सैनिक शासन पिनासो। था। फिर पिनासे हटाया लोकतंत्र को, लेकिन फिर बाद में पिनासे को हटा दिया गया, फिर लोकतंत्र आया। पाकिस्तान में भी तो यही कहानी था, वहाँ पे लोकतंत्र था लेकिन परवेज मुशर्रफ आया था। तो आज भी तो पाकिस्तान में सैनिक शासन हाँ, कभी फिर भी वो होता अभी भी होते रहता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है सैनिक शासन को हटा के लोकतंत्र स्थापना का। फिर अगर तुमसे पूछेगा ब्रिटिश शासन को हटा के, तो भारत कितना बढ़िया है, भारत में हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन को तो हटा के हुआ, और सब जगह ब्रिटिश शासन हटाया गया, ठीक। तो सब तो इसे मानवे करोगे, लेकिन म्यांमार सैन्य तख्ता भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर म्यांमार को भी जोड़ सकते हैं। म्यांमार, इन तीनों देशों में क्या हो रहा है? सैन्य तख्ता पलट, ठीक है ना, सैनिक शासन को हटा के। राजतंत्र का स्थापना के साथ लोकतंत्र, मतलब जहाँ पे राजतंत्र भी लोकतंत्र भी है, भूटान बताए थे। भूटान में दोनों चीज़ें, राजतंत्र भी लोकतंत्र भी। साम्यवादी शासन को हटा के, तो चीन में साम्यवादी, लेकिन उसको हटाया नहीं,
यहाँ पे बोल रहा है कि कम्युनिस्ट उसको पार्टी। हटा के लोकतंत्र कहाँ हुआ? तो बता, पोलैंड में। पोलैंड में साम्यवादी दल का शासन था। हाँ तो फिर पोलिश वो यूनाइटेड पार्टी पार्टी जेरोलिस्की था। और अब वो फिर जेरोलिस्की के खिलाफ सॉलिडेरिटी आया, पार्टी आया। मजदूर संगठन, तो वो उसका लीडर साम्यवादी कौन दल था? के लेबो लेव पोलिस्की। लेक वोलेस्की। तो वो हो गया। जातीय संघर्ष कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। श्रीलंका में दो पूरा जाति। कहानी क्लियर हो गया एक बार में। यही तो है। खत्म। नहीं, ये अब जैसा कि अब देखो यहाँ पर लिखा है, एक सेकेंड, ये उस चीज़ और देखा है। अब देखो, तुम बोला था कि कल हमको याद नहीं हो रहा है कि कौन कहाँ कहाँ है। ये वो हिस्ट्री यहाँ पर बना हुआ है। चिली में किसको देखा था? साल्वाडोर आलेंडे को। कौन था वहाँ का राष्ट्रपति? किसके खिलाफ था? पिनासे के खिलाफ। पिनासे सेनापति था। ये राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन फिर पिनासे इसको हटा के अपना सरकार लाएगा। तो फिर इसके बाद कौन आएगी? मिशेल वेसेल आ जाएगी 2006 में। इस तरीके से चिली में लोकतंत्र। तो साल्वाडोर आलेंडे, मिशेल, पिनासे तीनों कहाँ का है? चिली में का पड़े थे। उसके बाद जो है पोलैंड में कौन था? एक तरफ लेक वॉलेसा था जो इलेक्ट्रीशियन था, और ये राष्ट्रपति बना था 1990 में। और ये अपना पार्टी बनाया था, सॉलिडेरिटी मजदूर पार्टी। इसका पंगा किसके साथ हो गया था? जेरोलिस्की के साथ, जो कि साम्यवादी दल का नेता था। इसके पार्टी का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। नेपाल में क्या देखे थे? नेपाल में राजा महेंद्र था। अब उसके बाद पीएम कोइराला आता है 2000 में। फिर राजा ज्ञानेंद्र बनता है। फिर उसके बाद 2008 में नेपाल क्या होता है? राजतंत्र समाप्त होगा, लोकतंत्र का स्थापना होगा। उसी समय सबसे पहला पीएम कौन बनता है? प्रचंड। अब पहला राष्ट्रपति नेपाल का रामवर्धन यादव। फिर म्यांमार में कौन प्रमुख था? आंग सान सू। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था म्यांमार में शांति के लिए। म्यांमार में उसके बाद जो है यहाँ पे कौन सा पार्टी अपना स्थापना की थी 1990 में? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD। याद आ रहा है? फिर घाना में लाने क्रामा को पढ़ा था। घाना में लाने एक क्रामा, ये सोनार का पुत्र और शिक्षक था। लेकिन याद है तुमको 1966 में ये अपने आप को आजीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनवा लेता है, और उसी साल उसी साल इसको मार देता है। घाना को, राष्ट्रपति को हटा देता है। समाप्त कर। जिम्बाब्वे में कौन था? जानु PF दल। ये आज़ाद दिलवाया, ऐसे विधान संशोधन कर देता। वहाँ करो कौन बना था? रॉबर्ट मुगाबे। कहाँ का था? घाना का। और जिम्बाब्वे का। मैक्सिको में कौन पड़ा था? तो वहाँ कोई नेता नहीं पड़े थे, एक दल पड़े थे, जो कि बोलता था कि घर जाके आप हम ही को वोट दीजिएगा। आप बहुत तरीके का हथकंडा अपनाता था। PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। मीडिया पे कंट्रोल था, शिक्षक लोग सिखाता था PRI को वोट देने। तो सारा क्लियर हो गया ना? पार्टी पे आया का अनुमति नहीं था। खत्म हो जाएगा, थोड़ा ही जरा 5 पेज। अब अरे तो कितना तेजी पढ़ा दे रहे, जोग्राफी की तरह थोड़ी चल रहा है। अब यहाँ पढ़ा कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुआ। प्राचीन समय में देख लिए, थोड़ा हम पहले भी जो देखे थे लोकतंत्र का संघर्ष, तो उससे थोड़ा हम पीछे चलते हैं। तो देखो 3 वो क्रांति याद रखना। फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, अरे वो होगा ब्रिटेन में होगा गौरवपूर्ण क्रांति। ये तीनों लोकतंत्र को स्थापना करने में जब क्रांति हुआ तो वहाँ पे जनता अपना लोकतंत्र की मांग करता था। तो तीनों जगह जो है ना, ये आधार बना आधुनिक समय में लोकतंत्र स्थापना करवाने में। फ्रांस की क्रांति से पहले ही ब्रिटेन में लोकतंत्र धीमी रफ्तार में 1688 में 88 में गौरवपूर्ण क्रांति के माध्यम से कदम रखा। कहने का मतलब है
माना जाता है कि लोकतंत्र का मेनली शुरुआत होता है फ्रांस की क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि इससे भी पहले धीरे धीरे जो 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था ना, 1688 में, इसका भी भूमिका था। इससे पहले यहाँ क्रांति के बाद लोकतंत्र का धीरे धीरे विकास हो गया था, लेकिन मेनली होगा 1786 में जब फ्रांस की क्रांति होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत वास्तविक रूप में माना जाए तो फ्रांस की क्रांति से होता है 1789 में, जिसमें 3 नारा दिया गया। लोकतंत्र का जो 3 वो स्तंभ है, 3 बवाद दिया गया: स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। यही सब तो लोकतंत्र बोलता है कि सब कोई स्वतंत्र है अपने विचार को व्यक्त करने में, सब कोई समान है। बंधुता, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाए थे, तुमको याद है, अमेरिकी क्रांति 1776 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो अमेरिकी क्रांति के कारण अमेरिका में 1789 में लोकतंत्र स्थापना हुआ, संविधान लागू हुआ। तो देखो कुछ नहीं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है कचेरा में, ये जो तुमको कहाँ गया वो पे बोल कहीं नहीं रहा। लोकतंत्र जो है मॉडर्न वर्ल्ड में 3 वो क्रांति का प्रमुख योगदान था। एक तो 1688 में ब्रिटेन में कौन सा क्रांति हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति। एक जो क्रांति हुआ था 1789 में, कहाँ? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, जिसमें 3 वो नारा दिया गया था: स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। उसके बाद एक और क्रांति होता है 1776 में, कहाँ पे? अमेरिकी क्रांति, जिसके कारण 1789 में अमेरिका में संविधान लागू होगा। यही 3 वो क्रांति जो मिल के पूरे विश्व में लोकतंत्र का क्या रखेगा? बेस तैयार करेगा। ऐसे लोकतंत्र तो था ही प्राचीन समय से ही, लेकिन आधुनिक समय की बात हो रही है, मॉडर्न वर्ल्ड की। यही 3 क्रांति है, कहाँ कहाँ यही सब करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, ये जो है कहाँ चल गया? ये जो है 3 वो क्रांति वो ठीक है, क्या लोकतंत्र की स्थापना होना इतना आसान था? क्या वास्तविक रूप में लोकतंत्र माना जाएगा? देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ और इसमें प्रगति भी हुआ, लेकिन जनता को राजनीतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता, न्याय की निष्पक्षता जैसे मूल्यों को प्राप्ति तक ही सीमित रहा, लेकिन अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब बोला लोकतंत्र आ गया, ठीक है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं मिला। अभी बताएंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 1900 तक, 1900 ईस्वी तक, मतलब 19th सेंचुरी तक, मात्र 18th सेंचुरी तक, मतलब इसी को बोलते 1900 ईस्वी तक, एकमात्र न्यूजीलैंड ही ऐसा देश था 1893 में जो बना, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया अपने लोगों को। मतलब लोकतंत्र तो अब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या बता रहे हैं, इसको इधर समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे समझा रहे हैं, मान लो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समझा रहे हैं, वर्ड एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। मान लो कि ये जो है जनता है, ठीक है, ये लड़का है, ये सब, और ये नीचे वाली लड़की है। अब उसमें भी ये अमीर लड़की है ये सब, और ये अमीर लड़का है ये सब, ठीक है। तो पहले बोला जब लोकतंत्र का शुरुआती चरण था
तो पहले बोला कि लोकतंत्र है, तो इसका मतलब इसमें वोट गिरा के शासक बनेगा। तो जो वोटिंग अधिकार है, बोला शुरुआत में कि महिला को नहीं मिलेगा, केवल पुरुष को मिलेगा। उसमें भी बोला उसी पुरुष को मिलेगा जो अमीर होगा। तो आदमी बोला ये कैसा लोकतंत्र है, आप महिला को नहीं दे रहे हो, और जो पुरुष है, जो उम्र हो गया है जिसका, भले गरीब है, उसको भी नहीं दे रहे हो। तो यही बात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलता है कि जिसका भी उम्र हो गया है, जमीन हो चाहे ना हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उस सब को शामिल कीजिए वोट देने में। और जब सब वोट देगा तो तभी इसको कहेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और तभी मानेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र का क्या हुआ शुरुआत, कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज तभी मिलेगा। समझ में आया? तो इसी जो है सारे लोग को वोट देने का अधिकार समान रूप से सबसे पहली बार कौन दिया था? न्यूजीलैंड 1893 में। समझ में आया क्या बोलना चाहिए? इसे ही हो। तब तो मोस्टली देश में है यूनिवर्सल। अब क्या कैसे हुआ बताएंगे, ठीक है। देखो, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए संघर्षों के बारे में बताया। मतलब हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र स्थापना होगी है, अब एक अलग ही लोकतंत्र के अंदर क्या चल रहा है, डिबेट चलेगा कि लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष के लिए अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर हुआ। संघर्ष तो हो रहा था, लोकतंत्र आ गया, लेकिन इसमें बोल रहा था क्या, हमको न्याय चाहिए, समानता चाहिए कि हम भी वोट दे सके। ठीक है। शुरुआत में केवल पुरुषों का अधिकार था वोट देने का, वो भी ऐसा पुरुष जिसके पास संपत्ति हो, लेकिन महिला को नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ये नहीं। इसी क्रम में दुनिया में सबसे पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड 1893 में। 1893 पीछे वाला 3 में। अच्छा, भारत की स्थिति जाने तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कब मिला था? 1935 में। यानी कि हम लोग ब्रिटेन के अंदर जब थे, गुलाम थे, तभी हम लोग अपने महिला को दे दिए थे वोट देने का अधिकार, ब्रिटिशर से मंगवा दिए थे। लेकिन अभी भी पूरे तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है। गिनी चुनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार था 1935 में। जब भारत आज़ाद होगा 1950 में, तो उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होगा। ऐसे दो सवाल तुमसे पूछेगा, भारत में सबसे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 35 में। लेकिन पूछ दे कि भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ? 1950। जब भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत का संविधान बन जाएगा। अरे 1950 में, 1935 में क्या थी सिस्टम था, केवल कुछ ही मेल, केवल कुछ ही फीमेल को वोट देने का अधिकार था। वो भी वैसे मेल को जो जिसके पास क्या हो, संपत्ति हो। वो भी ऐसे फीमेल जिसके पास क्या हो, संपत्ति हो। लेकिन 1950 में क्या सिस्टम बदला कि भाई संपत्ति हो चाहे नहीं हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप गरीब हो, आप कोई भी जाति के हो, बस आपका उम्र होना चाहिए 21 साल से ऊपर। तो 18 साल हो गया। हाँ, बताएंगे कहानी। 21 साल से ऊपर हो और आप लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको वोट देने का क्या मिलेगा, अधिकार। इसी को तो बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कहाँ चलेगी? अच्छा, तुमसे कभी पूछेगा भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा के इलेक्शन 1951 से 1952 तक। एक साल चला था। 6 जोड़ ले कितना महीना, 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ
21 फरवरी 1952 को समाप्त हुआ। 5 महीना चला। 4-5 महीना चला, ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ, 21 फरवरी 1952 को शुरू हुआ। तो जब ये चुनाव हुआ तो इसी समय भारत यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लागू हो गया। तब पूछेगा 2 तरीके से क्वेश्चन। अगर ऐसा पूछे कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, तो न्यूजीलैंड 1893। लेकिन ऐसा पूछे न्यूजीलैंड, लेकिन पता है लोकतंत्र बहुत पहले ही बन गया था। भले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे रहे हैं 1893 में, लेकिन भारत क्या है। अगर ऐसा पूछे कौन सा ऐसा देश है जो लोकतंत्र बनते ही अपने नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया, तो भारत है। भारत 1950 में लोकतंत्र बना ही, 1950 में ये अपना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे भी दिया। तो ये याद रखना है। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका कब लोकतंत्र बन गया? अरे अमेरिका कब लोकतंत्र बन गया था? 1776 में तो क्रांति हुआ। 1789 में संविधान बना लिया, लोकतंत्र बन गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो बताओ, तुम लोकतंत्र हुआ लेकिन इसके साथ तुम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं किया। जबकि भारत क्या हुआ 1950 में ये लोकतंत्र हुआ, 1950 में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कर दिया था। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था पूरी दुनिया में। समझ में आया ये कहानी? अब खत्म ही होने वाला है, ठीक है। 1-2 पेज और। तो ये देखो हेडिंग है, क्या आज दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर एक जैसा नियम है? मतलब बोल रहा है, क्या बोल तो रहा है कि वहाँ पे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपने अपने देश में लागू कर चुके हैं, लेकिन क्या एक ही जैसा नियम है वहाँ पे सभी देशों में? तो तुम बोलोगे नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत, रॉन्ग है। तो उदाहरण देके समझाइए। तो वही उदाहरण दिया 3 वो वही उदाहरण दिया है 3 को। इधर गया, वही उदाहरण दिया 3 वो का। ये वो सऊदी अरब का, ये वो एस्टोनिया का और एक फिजी का। देखो पहली बात कि सऊदी अरब क्या है? राजतंत्र है, वहाँ वोटिंग की बात नहीं होती है। लेकिन छोटा मोटा जो चीज़ सब होता है ना लोकल लेवल पे, वहाँ पे बड़े चुनाव होता है, जैसे नगर निगम ये सब होता है। लेकिन वहाँ का जो प्रमुख है उसको चुन नहीं सकते हैं। लेकिन छोटा लेवल पे जो चुनाव होता है, विधायक अब नगर निगम ये सब टाइप का, पंचायत ये सब टाइप का, वहाँ पर भी तो होगा। तो वहाँ पर क्या है कि 2015 से पहले तक महिलाओं को सऊदी अरब में वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार एक जैसा नियम है नहीं। बोला कि हम लागू कर दिए, लेकिन महिला को दिया ही नहीं था सऊदी अरब 2015 तक, ठीक है। उसके बाद एस्टोनिया है, देखो ये है रूस, एक छोटा सा देश है एस्टोनिया। तो बहुत सारे लोग हैं ना रूस का एस्टोनिया में जाके बसा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एस्टोनिया है इतना हरामी देश है, ये छोटा सा ही देश है। भले देखो हम लोग क्या, जैसे भारत है, भारत से अब बाहर से अमेरिकी कोई आए भारत में और यहाँ पे भारत का नागरिकता ले ले, तो हम लोग वोट क्या नहीं गिराने देंगे? आराम से गिराने देंगे, सब चीज़ करने देंगे। तुम नागरिक बन जाएगा तो यहाँ का। लेकिन एस्टोनिया कहता है, एक ऐसा ऐसा नियम बनाया हुआ है कि रूस की जनता, रूस का जो लोग है वोट ही नहीं गिरा पाएगा सही ढंग से। तो कहाँ से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ? तीनों एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। तो एस्टोनिया में रूसी लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में क्या होती है बड़ी दिक्कत? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है ये नहीं, उसे कह रहा है कि है, जबकि है वास्तव में नहीं ना। कहने से थोड़ी होता, दिखना भी चाहिए। उसके बाद फिजी में क्या चुनाव प्रणाली है? तो देखो
पुराने समय में ना ये भारत है, ये फिजी। पुराने समय में भारत के या भारत से बहुत सारे लोगों को मजदूर बना के फिजी में ले जाया जाता था। तो बहुत सारा भारतीय लोग फिजी में बसा हुआ है अभी भी। फिजी विदेशी देश है। तो फिजी की चुनाव प्रणाली में फिजी नागरिक को वोट को महत्व भारतीय नागरिक से ज़्यादा है। नहीं समझा? जैसे देखो फिजी लोग का वोट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैल्यू है। देखो यहाँ पे जैसे कि भारत का बहुत लोग कहाँ चले गए, फिजी। अब ये फिजी है, ये भी फिजी है। फिजी में ये पूरा क्या है, फिजी है। यहाँ पे मान लो ये वो भारतीय होगा, तो मान लो ये जाएगा ना वोट गिराने, तो इसके वोट का वैल्यू होगा 2 और जब भारतीय जाएगा ना वोट गिराने, तो इसके वोट का वैल्यू रखा जाएगा 1 तो तुम भले दे रहे हो भारतीयों को यहाँ पे। रूस तो ये भी एस्टोनिया तो यहाँ तक भी नहीं दे रहा था, भले ही दे रहा है, लेकिन कहाँ से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ? तुम्हारे वोट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, हमारे वोट का वैल्यू एक ही है। ये कैसा नियम है? आम करेंगे नहीं। भारत में रहने वाला मुसलमान का वोट का वैल्यू एक ही रहेगा, हिंदू का 2 रहेगा, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होगा? मुस्लिम लीग कभी जीते नहीं पाएगा। तो एक वोट का एक वैल्यू रहना चाहिए। तो एक वोट का एक वैल्यू लागू हो रहा है यहाँ पे फिजी में? नहीं ना। तो यही समस्या है। बुक लाए हो? आप ही के पास पॉलिटी वो रहा। लेके आओ। तो ये तुमने समझा? सऊदी अरब, एस्टोनिया, फिजी में ठीक है कहानी। अब इस पे सवाल बताते हैं। यहाँ बताओ, यहाँ पे अगर सवाल पूछे कि एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य का सिद्धांत कौन सा देश अनुसरण नहीं करता है? मतलब हर एक व्यक्ति के वोट का वैल्यू एवो के बराबर नहीं है, कौन बोलता है? ऑप्शन है सऊदी अरब, एस्टोनिया, फिजी, नन। फिजी। सऊदी अरब में तो महिला को दे दिया, तो छोड़ो, ये नहीं होगा ऑप्शन। लेकिन एस्टोनिया और फिजी दोनों ऑप्शन सही होगा। पूछो कैसे? कैसे? यहाँ पे तुम समझ गए कि फिजी में एक 2 वोट और फिजी के नागरिक को 1 वोट इंडियन नागरिक। ठीक है। एस्टोनिया में तो वो भी तो मतलब कि रूसी नागरिक को मत देने में क्या कर रहा है? तो दे ही नहीं रहा है ना। दे ही नहीं रहा है, तो कहाँ से हो गया एक वैल्यू? दे रहा है लेकिन दिक्कत से दे रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों। अब ये बताओ, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता? एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब या और एस्टोनिया तो नहीं करता, वो तो दे ही नहीं रहा है। देने में जब दिक्कत करे, जब लोगों को वोट देने में दिक्कत करे, तो समझिए ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है। फिजी में क्या कंडीशन है कि भेदभाव कर रहा है। जब भेदभाव कर दे तो तब समझिए, तब भी वयस्क मताधिकार लागू नहीं गया उस देश में। सऊदी अरब में तो सऊदी अरब में भी महिला को नहीं दे रहा था। अभी तो वोट नहीं देना है। अभी मिल गया है, लेकिन इसमें 4 बुक के अनुसार क्या मारेंगे और। ठीक है, अब ये बता, तुमसे पूछे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? अखंडता यानी यूनिटी, समानता यानी कि इक्वालिटी, संप्रभुता यानी कि सोवर्निटी, एकता यानी कि यूनिटी या एक से अधिक। इक्वालिटी। देख के बोल रहा है? कहाँ देखे आप ही तो बोले थे कि समानता के हाँ, समानता के आधार पे ही देखा जाता है। आप ही तो बोले थे। हाँ, तो यही तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको 2 आदमी है हमारे देश में, अब वोट देने के लिए दोनों एलिजिबल हैं, तो हमको ये नहीं देखना है कि ये अमीर है तो इसको वोट देने दे, गरीब है तो इसको वोट नहीं देने दे, ये पुरुष है तो इसको वोट देने दे, ये महिला है तो इसको वोट नहीं देने दे, ये हिंदू है तो वोट देने दे, ये मुस्लिम है तो वोट नहीं देने दे। हमेशा क्या चीज़ का फॉलो होता है? समानता का। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपसे पूछे सबसे पहले भारत के किस भाग में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव हुआ था? किस भाग में? तो बोल देना मणिपुर में।
यहीं पे सबसे पहली बार भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार लागू करके चुनाव कराया गया था। अच्छा, मणिपुर का सीएम क्यों लिया? कुछ के लिए हुआ होगा। अब आज तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ पे 1950 1988, ध्यान से सुनेंगे। भारत 1950 में क्या हुआ था? लोकतंत्र बना, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार लागू कर दिया 1950 में। लेकिन जब हुआ था ना, तो उस समय 21 साल से ऊपर जो भी लोग हैं ना, उसको आदमी को वोट देने का अधिकार था, 18 साल से ऊपर नहीं। लेकिन बाद में हमारे संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया, चेंज किया गया। तो 1988 में 61वां संविधान संशोधन लाया गया, 61। इसमें एज घटा के कर दिया गया कि नहीं, अब 18 साल से जो ऊपर है वो वोट दे सकता है। तो 18 साल में सिस्टम कब आया? 1988 में। 1888 किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां। तो शुरुआत में हम लोग को 21 साल वाला सिस्टम था 1950 में, ठीक है। लेकिन फिर 1989 में बढ़ा। ऐसा क्यों किया गया कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वोट दे सके। लास्ट पेज। बस रुको, हो ही गया, क्या का बड़ा। अब यहाँ पे देखो, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का कार्यक्रम, मतलब तुमको याद रखना है कि कौन कब दिया अपने देश को सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का अधिकार, ठीक है। नहीं समझ में आया? न्यूजीलैंड कब दिया था? तो 1898 सबसे पहले। रूस कब दिया? 1917 में अपने जनता को ये वाला अधिकार। जर्मनी में कब आया? 1918 में। नीदरलैंड में 1919 में। ब्रिटेन में 1928। श्रीलंका में 1931। तुर्की में 1934। फ्रांस में 1944। जापान में 1945। भारत 1950, याद रहेगा। अर्जेंटीना 1951। यूनान 1952। मलेशिया 1955, मतलब इसे 1955 में दिया। ऑस्ट्रेलिया 1962। अमेरिका 1965। बताओ सर, अमेरिका का संविधान बन गया था 1789 में, लोकतंत्र हुआ, लेकिन वहाँ पे महिला उला को अधिकार कम मिल रहा वोटिंग का 1965 में। भारत के विवाद में मिल रहा है। बहुत लोगों को अधिकार वोटिंग का था ही नहीं। तो भारत कितना महान है। स्पेन में कब मिला? 1978। और ये दक्षिण अफ्रीका को सबसे बाद में जो दिया, जो देश अपने नागरिक को, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि बहुत पिछड़ा देश है, वही साउथ अफ्रीका, 1994 में। सऊदी अरेबिया तो 2015 में दिया। सऊदी अरेबिया महिला को दिया, वो भी वहाँ पे तो है नहीं पूरी तरीके से राजतंत्र, ठीक है। तो सबसे पहले कौन दिया था? न्यूजीलैंड। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका 1994 में। अब इसको एक लाइन से याद कैसे कर सकते हो? तो बड़ी आसानी है। पहला वाला तो याद हो ही गया होगा, रिपीट किए हैं। तीसरा वाला एक लाइन से याद करो, 17, 18, 19। 17, 18, 19। रजनी, र से हो जाएगा रसिया, ज से हो जाएगा जर्मनी, नी से हो जाएगा नीदरलैंड, रजनी, ठीक है। फिर उसके बाद याद करो कि देखो ये तीनों में 3-3 वो गैप है, 3-3 साल का गैप है। ब्रिटेन, श्रीलंका, तुर्की में 3-3 साल का गैप है। 1928 सिर्फ याद कर लो कि ब्रिटेन, उसमें 3-3 साल जोड़ोगे, 3 साल जोड़ेंगे तो श्रीलंका, 3 साल जोड़ेंगे तो तुर्की। तो बीएसटी में क्या करना है? 3-3 साल कि ब्रिटेन 1928, इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो श्रीलंका आ जाएगा 1931, इसमें 3 साल जोड़ देंगे तो तुर्की आ जाएगा 1934। उसके बाद याद करो फाजा 44-45, एक साथ फाजा 44-45। फा मतलब फ्रांस, जा मतलब जर्मनी। फिर आईएयू भारत का तो याद होगा ही, 1950। इंडिया, ये मतलब अर्जेंटीना, एक लाइन से है। यू मतलब यूनान। तो 50 से 52, ठीक है। मलेशिया का कोई ट्रिक नहीं है, मलेशिया कराने तो 1955। 1962 में ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हो,
1965 में अमेरिका 62-65, स्पेन 1978। ऐसे याद कर सकते हो। 78 मतलब क्या है? 73। 78 मतलब 73। 73 को पेन होगा ही, 73 को पेन होगा ही जब किसी से मार खाएगा। तब पेन मतलब स्पेन, मतलब 78 मतलब 78। 1994 में सबसे आखिरी में कौन सऊदी जीता? अरब। सऊदी अरब। चलो यहाँ पे सवाल है। दक्षिण अफ्रीका से भैया। आप सऊदी अरब में सऊदी अरब कहाँ करे? दक्षिण अफ्रीका तू कर रहा है, सऊदी अरब। हाँ भी सऊदी अरब। सबसे लास्ट में कौन दिया? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार देने वाला देश? न्यूजीलैंड। 1893। वह देश कौन सा है जो लोकतंत्र होने के साथ ही सार्वभौमिक भारत। मताधिकार दिया? 1950। 1950। जैसे ही लोकतंत्र हुआ वैसे ही दे दिया। वह देश कौन है? मतलब कि भारत के लोग सोचा नहीं कि महिला को देना है कि नहीं देना है, अमीर को देना है कि नहीं देना है, सोच लिया था कि देना है तो देना है सबको। वह देश जो सबसे आखिरी में लोकतंत्र हुआ, भले ही लोकतंत्र करे, लोकतंत्र भी पूछे सबसे आखिरी में कौन हुआ, या फिर सार्वभौमिक मताधिकार भी कौन दिया सबसे आखिरी में, तो दक्षिण अफ्रीका है। 1994 में, बड़ी लेट से हुआ ये, इसमें तो पिछड़ा हुआ देश है ये दक्षिण अफ्रीका। भारत के किस भाग में सबसे पहले सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार का चुनाव हुआ? मणिपुर। ठीक है। अच्छा बताओ, ये वाला आप पूरा बिना देखे लिख सकते हो? अच्छा ट्राई करते हैं। चलो, कौन कब बेस्ट मताधिकार? न्यूजीलैंड। 1893 में कौन दिया था? न्यूजीलैंड। उसके बाद क्या याद कराए थे? 17, 18, 19। रजनी। रूस, जर्मनी, नीदरलैंड। उसके बाद था आपको उसके बाद क्या चीज़ था? BST। ब्रिटेन का सिर्फ याद रखना था 1928। इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? श्रीलंका। 31। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तुर्की। 1934 में तुर्की। फिर आपको फाजा। फिर फा मतलब फ्रांस 1944। जा मतलब जर्मनी 1945। और फिर और AU इंडिया मतलब इंडिया 1951। 50। मतलब 1950। ये मतलब अर्जेंटीना 51। 1951। फिर यू मतलब यूनान 1952। फिर उसके बाद बताओ और कौन बच गया? मलेशिया था 1955। ऑस्ट्रेलिया था 1962। उसके बाद लास्ट अमेरिका था 1965। ऑस्ट्रेलिया पहले, अमेरिका बाद में, और लास्ट में था दक्षिण अफ्रीका 1994 में। पूरा तो हो गया। तो ये है देशों का क्रम जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब कौन दिया। बस थोड़ा सा और है। उधर नहीं, ये है एक चीज। अच्छा, कौन देश कब आजाद हुआ था, इसका भी चार्ट याद रख लो। NCERT में तुम्हारा दिया ना, घाना कब आजाद हुआ था ब्रिटिशर से? 1957। जिम्बाब्वे 1980। भारत 1947। म्यांमार 1948। नेपाल किसी देश का तो गुलामी नहीं था, बस इसको याद रखना कि पहला संविधान 1948 में लाया था। श्रीलंका 1948। चीन 1949। मैक्सिको 1980। बांग्लादेश 25 मार्च 1971। भूटान 1949। कैसे याद रहेगा इतना सारा रामायण? तो देखो, घाना 1957। तो घाना मतलब क्या है? गहना। 57 मतलब 57, इसको हिंदी में बोलेंगे ना, तो 57 को याद रखो कि मतलब कि संतान। 57 को याद रख लो, संतान। तो गहना सजाओ 57 मतलब 57 मतलब क्या होता है? 57 मतलब संतान। तो आदमी गहना किसको देता है? संत को, संतान को। तो 57, ठीक है। जिम्बाब्वे कब है? 1980। जिम्बाब्वे कब है? 1980। तो देखो ट्रिक याद करिए, जी में 80। जिम्बाब्वे भी 1980 में हुआ था, और तुमको मैक्सिको भी 1980 में आज़ाद हुआ था। जी में 80। भारत
1947। म्यांमार 48। 1948। तब म्यांमार 1948 में एक और देश आज़ाद हुआ था, श्रीलंका। श्रीलंका। तो श्रीमय 1948, मतलब श्री से क्या हो जाएगा श्रीलंका, अब मय से क्या हो जाएगा मैक्सिको। म्यांमार। नेपाल तो किसी का गुलामी नहीं रहा था, बस 1948 में क्या बना था संविधान। चीन 1949 में और भारत के आसपास का देश आज़ाद हुआ था, भूटान। तब भूची 49। बांग्लादेश 1971। बांग्लादेश 1971। बिना देखे लिख सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ऐसे बिना देखे कराते हैं, मतलब कि एकदम अच्छा लगता है ना, क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है नहीं पूरा। चलिए यहाँ पे करते हैं। भाई एग्जैक्ट 1 घंटा हुआ। देखो घाना कब हुआ था आज़ाद, तो बताए थे। 1947। घाना मतलब क्या, गहना। गहना किसको देते हैं, संतान को देते हैं। तो 1957 से याद रखेंगे, 57 मतलब संतान को देते हैं गहना, तो ये हो गया। 1980 में 2 देश हुआ था, क्या होता है ट्रिक, जी में 80। जिम्बाब्वे और मैक्सिको। जिम्बाब्वे और मैक्सिको। फिर उसके बाद बताए थे 1948 में 2 हुआ था, श्रीलंका, म्यांमार, श्रीलंका और म्यांमार। 1947 में कौन हुआ था, इंडिया, अपना भारत। 48 में एक और हुआ था, 48 में नेपाल का ये बना था नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, का संविधान बना था 1948 में। 1949 में चाइना, भूची, भूटान, चाइना आज़ाद, ठीक है। अब बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, 25 मार्च 1971। क्लियर हो गया ना। जी में 80, भूची 49, श्रीमय 48, गहना 57। होता क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा और है, यही 2 पेज है, खत्म। बना दे, नाराज कल क्या देख लीजिए 2 पेज। कितना टाइम हुआ देखना, नौकर है आपके यहाँ वैसे। चलिए यहाँ देखो, एक है ना, अब देखो एक है लोकतांत्रिक सरकार, एक है गैर लोकतांत्रिक सरकार। अभी तक सारा लोकतंत्र पढ़े ना, अब और अच्छा से समझ में आएगा। लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण क्या है कि जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन हो। इन दोनों में फ़र्क पड़ना है। आखिर हम लोकतंत्र पढ़ दिए सर, क्यों हम लोकतंत्र को अच्छा माने। चाइना में तो लोकतंत्र नहीं है, चाइना हमसे ज़्यादा विकसित है। इस सवाल दिया हुआ कितना दिमाग वाला, यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। चाइना में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन चाइना फिर भी हमसे आगे है। अब तुम सलाह बोलो, तो यहाँ पे समझ में आएगा। ये है लोकतांत्रिक सरकार, ये है गैर लोकतांत्रिक सरकार, दोनों में अंतर बताना है। लोकतांत्रिक सरकार उसको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो, कैसा शासन व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक। जैसे शासन व्यवस्था कहाँ का है, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, ये सब क्या है, लोकतांत्रिक देश है। जबकि पर इसको पढ़ ले रहे एक लाइन से, ठीक है, तब उस पर आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ फीचर्स दिया है। इसका विशेषता क्या है लोकतांत्रिक सरकार का, तो जब भारत को ही पूरा हम खदेड़ दे रहे इसमें। जब सरकार लोगों द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता हो, भारत में भी पीएम मोदी लोगों के द्वारा ही तो चुने जा रहे हैं, तो भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए। देखो कोई भी निर्णय लेना है लोकतंत्र में, पाकिस्तान पे हमला करना है कि नहीं, देश में गरीबी कैसे मिटेगा, तो वो कौन ले रहा है अंतिम निर्णय, तो हम लोग के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है। हम लोग चुन कर भेजते हैं, मोदी को भेजे हुए हैं, तुमको नीतीश कुमार को भेजे हुए हैं, वही सब तो फैसला लेता है। तो अंतिम निर्णय लेने का फैसला की जिम्मेदारी किसके पास है, जनता के पास, कि न्यायाधीश के पास, कि राजा के पास, कि सेना के पास, कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि के पास, प्रतिनिधि के पास। लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। देखते हो आज भी निष्पक्ष चुनाव होता है, स्वतंत्र रूप से होता है।
तुमको जिसको माने तुम उसको वोट देगा, बीजेपी को माने बीजेपी, कांग्रेस का माने कांग्रेस, तुमको कोई कुछ थोड़ी बोलने जा रहा है। चौथा है प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होगा। प्रतिनिधि मतलब हम लोग का जो रिप्रेजेंटेटिव, जो नीतीश सरकार मोदी सरकार फैसला लेगा वही फैसला हम लोग को मानना पड़ेगा। समझेंगे कि वही फैसला है हम लोग द्वारा लिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो, ये लोकतंत्र का पहचान है। मतलब एक वोट का वैल्यू एक हो, अमीर गरीब ऊंच नीच सबको वोट देने का अधिकार हो, महिला पुरुष। क्या हुआ, ओंगी ले रहे रे ना। फिर छठा, लोकतंत्र में सरकार संविधान के अंतर्गत और संविधान के अनुसार चलता है। बात सही है। अभी कह दे कि मोदी की नहीं, हमको जो मन करेगा वो करेंगे, तो लोकतंत्र थोड़ी होगा। मोदी जी जो भी कर रहे हो कैसे चल रहा है, संविधान के अनुसार ही तो चल रहा है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकार को रक्षा करने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका है। लोकतंत्र का पहचान है कि स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए और स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में अगर हमारे द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है अगर हम पे अत्याचार करे तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होना चाहिए ना, कि जो जांच करे कि जनता के साथ बुरा हो रहा है। जब बुरा हो रहा है तो सजा भी सुनाए बुरा करने वाले को। तो लेकिन प्रेसिडेंट को सजा नहीं सुना सकता? नहीं सुना सकता है, उसके कार्यकाल के दौरान है, लेकिन कार्यकाल के बाद तो होगा ना। तो कार्यकाल में तो उखाड़ के फेंक देगा तब तक था न्याय, लेकिन वो तो करेगा नहीं। ठीक है, उसको भी पता है। फिर लोकतंत्र देश के चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है। सही बात है। चाइना लोकतंत्र क्यों नहीं है? भले चुनाव हो रहा है वहाँ पे टाइमिंग रूप से, लेकिन एक ही पार्टी खड़ा हो रहा है। भारत में भी चुनाव हो रहा है लेकिन बहुत सारा पार्टी है, बीजेपी है, राजद है, जेडीयू है, कांग्रेस है। लोकतंत्र शासन के मजबूत और विपक्षी दलों में स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका बताए होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए और स्वतंत्र मीडिया भी होना चाहिए जो कि अपना बात को रख सके। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दा को लंबा बहस होता है। ये भले लोकतंत्र का डिमेरिट है लेकिन मेरिट भी कर सकते हो। कोई बिल पास कराना है तो कितना मुद्दा बहस होता है, तुरंत तो नहीं होगा। रात के 2:30 बजे 3 बजे तक चलने लगता है लोकतंत्र। तब संसद में कितना बहस होता है। तो एक तरीके से क्या है कि गहन अध्ययन करके होता है। चाइना में साम्यवादी शासन एक के बारे में बिल तय हो जाता है बहुत जगह। ठीक है, या राजा है कोई तो अपने आप में सोचा हम कोई काम करना है तो कर देना। एक और विशेषता लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन या फैसला परिवर्तन हो सकता है। मान लो तुमको शासक नहीं पसंद आया अपने लोकतंत्र में, तुम अगले साल चुनाव में बदल दो। अब मान लो कि तुम फैसला सरकार के फैसला से संतुष्ट नहीं हो, सरकार कह दिया कि आज से बिजली महंगा हो जाएगा, तुम विरोध करेगा तो बिजली सस्ता हो सकता है। तो समझे, ये लोकतंत्र का जो है ये सब विशेषता देख ली लोकतांत्रिक सरकार का। इतना गैर लोकतांत्रिक का देख लो। भारत में गैर लोकतांत्रिक देश है नहीं। लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देश का उदाहरण क्या क्या हो सकता है? सैनिक शासन, जहाँ पे सेना का शासन होगा गैर लोकतांत्रिक होगा, जैसे म्यांमार, पाकिस्तान। चिली में भी था लेकिन अब चिली में लोकतंत्र आ गया, तो वहाँ पे सेना का शासन था, तो सैनिक शासन क्या हो गया? गैर लोकतांत्रिक हो गया। कम्युनिस्ट शासन भी जहाँ होगा जैसे चीन में गैर लोकतांत्रिक हो जाएगा। फिर से तुमको राजशाही शासन कहाँ पर है? भूटान में, सऊदी अरब में। ये भी क्या है? गैर लोकतांत्रिक, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक रोल हो जाएगा। तो ये सब बढ़िया नहीं होता है। इसमें जनता को आपको भागीदारी कम होता है, तुम उसके फैसला को परिवर्तन नहीं कर पाएगा। एक तुम्हारे एक बुक में एग्जांपल दिया है कि इसी बात का जब डिस्कशन होता है बुक में कि बिहार में भी एक बार बहुत अकाल आया था और चाइना में भी बहुत अकाल आया था। चाइना में क्या हुआ था उससे कि बहुत लोग मर गया था। अब बिहार वो अकाल को जल्दी निपट लिया था। क्यों? तो जब जाता नहीं मरते का मतलब उधर न पता ले रहे हैं हम हो जाता है। तो जो बिहार है ना, बिहार जल्दी निपट लिया उस बाढ़ से, चाइना नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं था। तो किससे सरकार से जवाब करेगा? जवाब कर पाएगा?
ट्यूशन मास्टर जब सरकार से 10 बजे रात तक ट्यूशन जवाब नहीं कर पाएगा, जनता पूछ ही नहीं पाता था, जनता प्रेशर नहीं डाल पाया वहाँ पे, तो उसको ही लगा कि हम कर देंगे। बिहार में प्रेशर डालते रहा, आंदोलन किया, विरोध किया, तो प्रेशर डाला तो सरकार के दिमाग में अटका, करना पड़ेगा जरूर। तो इस कारण बोला गया कि लोकतंत्र अच्छा है, तुम अपने विचार को क्या कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। तो गैर लोकतांत्रिक देश कौन कौन है? म्यांमार, पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे सैनिक शासन है, चीन क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन है, भूटान, सऊदी अरब क्योंकि पे राजा का शासन है, और इरिट्रिया, एक स्विट्जरलैंड नहीं, स्वाजीलैंड, सीरिया, कुवैत, जितना मुसलमान देश सब है ना, सब गैर लोकतांत्रिक है लगभग। कतर उत्तर जो है ना, कतर उत्तर दिखाई पड़ता है, वहाँ पे प्रिंस शेख यही सब नजर आएगा। ठीक है, समझ में आया? रूस को भी गैर लोकतांत्रिक में रख सकते हो, यहाँ लिखे हुए रूस। क्यों? डिबेट है उसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा हमको भी समझना पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ रहे है लोकतांत्रिक, लेकिन वहाँ पे है ना जैसे उसके लक्षण वो गैर लोकतांत्रिक दिखाई पड़ता है। जैसे चाइना में बता दिए ना क्लियर बात, रूस के ऊपर डिबेट है, तुम जाके सर्च मारेगा ना तो दिखाई पड़ेगा, देयर इज डिबेट ओवर हिस्टोरियंस। तुम भी जाके सर्च मारना, हमको लेके आना, ठीक है, और काम हम भी करेंगे। अब एक लास्ट पेज है बस, जल्दी हो जाएगा। तो इस समझ में आ गया, अब तो लोकतंत्र तुमको जिंदगी में पूरा समझ में आ गया, लोकतंत्र होता क्या है, क्या अंतर है। ठीक है, अब लोकतंत्र का प्रकार लास्ट, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। समझ में आ गया, लोकतंत्र का दो प्रकार। तुम सोचता होगा कि भैया जब लोकतंत्र है मतलब लोगों का शासन है, तो हम इस शासन में कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कर रहे हो तुम, तो एक ऐसा लोकतंत्र है। तो वही बोलता है कि दो प्रकार का लोकतंत्र है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष को बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है कि ऐसा शासन व्यवस्था जहाँ लोग स्वयं उस शासन में भाग लेता हो और कानून निर्माण में अपना क्या करे, भूमिका निभाए। जैसे कि मान लो कि देश में कृषि बिल पास होने वाला है, तो तुम भी अटर पटर करेगा उसमें जाके। हम लोग कर पाते हैं? बाहर से रखे विरोध करते हैं जो भी करना है या जो भी बोलना है। लेकिन स्विट्जरलैंड जो है अच्छा, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होगा बताओ? जहाँ छोटा देश रहेगा। अब भारत में 125 करोड़ जनसंख्या, 125 करोड़ कहाँ पे एक साथ बैठ के, 50 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या, 150 करोड़ कहाँ पे बैठ के एक बार में तुमको किसी फैसला पे निर्णय लेगा? जिसका जनसंख्या 1 लाख 2 लाख है, 5 लाख 10 लाख है, वही सब देश ना। तुमको एक ही वो याद रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। बहुत छोटा देश है, जनसंख्या कम है, तो सब एक बार में बढ़ जाता है केबिन में, अब फैसला लेता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में किसका एग्जाम्पल है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ठीक है, ठीक है। प्राचीन समय में कहीं था जो जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, तो हाँ, ग्रीस या एथेंस में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, वहाँ पे सब कोई बैठ के फैसला लेता। हम लोग में भी था, लिच्छवी में भी समझो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, उसमें जनसंख्या कम ना होगा, सब एक के बार में 1707 राजा बैठ जाता और भी जनता बैठ जाता, शासन लग जाता। ठीक है, अपने भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, लेकिन एक जगह दिखाई पड़ता है। देखो, जो भारत है ना, भारत में जो ग्राम पंचायत होता है, तो तुम कभी पापा से पूछना, पंचायत में सब कोई जाके बैठ सकता है, समझो मिनी संसद है, तुमको जो बोलना है बोलो। ऐसे तो पूछेगा तुमको भारत में कैसा शासन होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन भारत में जो ग्राम पंचायत होता है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना, इसका 4 तरीके से होता है, 4 वो उपकरण है, बस इसको याद रखो, समझने की जरूरत नहीं। एक इनिशिएटिव, एक रेफरेंडम, एक है प्लेबिसाइट, एक है रिकॉल। मतलब फिर भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। इनिशिएटिव में जनता क्या करता है, खुद पहल करेगा कि हाँ चलो कृषि बिल लाते हैं।
रेफरेंडम में क्या होगा कि किसी बात पे जनता का राय मांग लिया जाएगा जनमत संग्रह करा के। रिकॉल में क्या होगा कि शासक बात नहीं मान रहा तो उसको हटा दो। ठीक है, तो ये हो गया समाप्त। जबकि हाँ समाप्ति होगी। जबकि अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है अभी, भारत अमेरिका ये सब जो भी है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या इतना ज़्यादा है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, संभव नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है क्या। ये वो मतलब पूरा मुजफ्फरपुर में 50 करोड़ आदमी ना हट पाए। तो यही बात है, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही हम लोग क्या बोलते थे, रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि हम फैसला नहीं ले रहे, हमारा जो प्रतिनिधि है या जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके फैसला ले रहा है हमारे बदले, और उसका ही फैसला क्या मानते हैं कि हम ही लोग का फैसला है। भारत जैसे देशों में, अधिकांश देशों में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। लेकिन भारत में एक जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, ग्राम पंचायत पे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किस देशों में, स्विट्जरलैंड में, जहाँ या फिर जहाँ पे छोटा छोटा देश है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण कितना है, 4। कौन कौन सा है, द रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, कहाँ चले गए, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल, इनिशिएटिव। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत किया तुम, लिबरल लोकतंत्र समझ गया क्या? चलो बाय, जय माता दी। ये खाली क्वेश्चन पूछे तू, वर्तमान लोकतंत्र है उसका प्रारंभ कब से माना जाता है, किस डेट से, 1980। ठीक है, लोकतंत्र शब्द का उत्पत्ति किस देश शब्द के भाषा से हुआ है, ऑप्शन ग्रीक या यूनान या लैटिन। ग्रीक यूनान एक ही चीज बोला जाता है, इसका दोनों, लैटिन नहीं। ठीक है, बाय।